Hello students, in the last lecture we have discussed about the induction, electrostatic induction and quantization of charge। और आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, ठीक है। और आज का टॉपिक सबसे ज़्यादा बेसिक टॉपिक है और इसी टॉपिक पे आगे आने वाले सारे चैप्टर्स डेवलप होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही स्पेशल लॉ, दैट इज़ कूलम्स लॉ। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर हम फोर्स की बात करें तो इसके बारे में आपको पहले ही थोड़ा सा आइडिया मैं दे चुका हूँ कि अगर हमारे पास दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, सपोज करिए ये इस तरह से, तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस हैं तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। वी नो दिस, इट मीन्स कि ये दोनों चार्जेस जो हैं, जो पेयर ऑफ दीज चार्जेस हैं, ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, है ना। अब देखो ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल कैसे करेंगे, मतलब ये इसको इस तरफ धक्का मारेगा, ये इसको इस तरफ धक्का मारेगा, फोर्स लगाएगा, है ना। ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इस तरफ इसको खींचेगा, ये इस तरफ इसको खींचेगा, ये फोर्स लगेगा, ठीक है। इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। कंडीशन क्या है, ये चार्जेस स्टेशनरी, ठीक है, ये स्टेशनरी चार्जेस हैं और स्टेशनरी चार्जेस एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, और इस फोर्स को क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। नाउ व्हाई दिस फोर्स इज डिफरेंट, या इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो देखो, अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज में दिस फोर्स इज नंबर वन अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स नाम आपने सुना होगा ग्रेविटेशनल फोर्स में, ठीक है ना। 11th क्लास में हमने ग्रेविटेशन पढ़ा था। सेंट्रल फोर्स वो होते हैं जो बॉडी के सेंटर टू सेंटर लगते हैं। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास दो बॉडीज हैं इस तरह से, ठीक है, जो फोर्स लगेगा वो फ्रॉम दिस सेंटर टू दिस सेंटर, यहां से फोर्स का ओरिजिन होगा, ठीक है। ये नहीं है कि सरफेस से फोर्स लग रहा है यहां सरफेस तक, या सरफेस से सेंटर तक लगेगा, ऐसा नहीं है। ये कैसे फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है, और ये हमेशा उसी लाइन के अलोंग लगते हैं जो लाइन सेंटर से सेंटर को जोड़ती है। ये सेंट्रल फोर्स की डेफिनेशन है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी उसी कैटेगरी में आता है, यानी ये भी कैसा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है, ठीक है। और दूसरा जो इसकी प्रॉपर्टी है, इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स, शॉर्ट रेंज फोर्स। और ये प्रॉपर्टी ग्रेविटेशनल फोर्स के बिल्कुल अपोजिट प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग वो कंघा अपने बालों से घिसते हैं, ठीक है, तो हमें उस कंघे को पेपर के बिल्कुल पास में लेके जाना पड़ता है, तब वो पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों को अट्रैक्ट करता है। ऐसे तो है नहीं कि मैं इधर कंघा घिसूँ और उधर पेपर पड़ा है और वो खिसक के पेपर इधर आ जाए। इट इज़ अ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतना ज़्यादा लॉन्ग रेंज फोर्स नहीं है, मीडियम, बहुत ही मीडियम शॉर्ट रेंज फोर्स है, ठीक है। अनलाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, अब देखो मून कहाँ पर है, अर्थ किधर है, फिर भी बीच में अट्रैक्शन होता है ना, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो थी इस फोर्स के कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है। एंड आपको पता चल गया होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्जेस के ऊपर कैसे लगता है। अब नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे कि चार्जेस एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स लगाते हैं, दैट इज नोन एज कूलम्स लॉ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो है, हैव अ लुक एट दिस। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज कूलम्स लॉ एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। और अगर आप लोगों ने न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा था इन क्लास 11, ठीक है, तो ये लॉ कुछ कुछ बिल्कुल उसी तरह से है, ठीक है। बिल्कुल इसको कंपेयर भी करेंगे हम लोग न्यूटन्स के ग्रेविटेशनल लॉ से। एंड लेट अस सी कि ये लॉ क्या है। से व्हेन देयर आर टू चार्जेस, हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, एंड दीज टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r, ठीक है। यहाँ पर आपको चार्जेस का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, इनका साइन नहीं लेना, बिकॉज दिस फॉर्मूला इज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ठीक है। ये फॉर्मूला क्यों यूज होता है, फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पे हम लोग साइन के बारे में नहीं सोचेंगे, सिर्फ वैल्यू निकालेंगे फोर्स की, ठीक है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, ये दो चार्जेस हैं, चाहे ये पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, ये पॉजिटिव हो वो नेगेटिव हो, कैसा भी चार्ज हो, ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है, मतलब ये दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल भी कर सकते हैं और अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। दोनों ही केसेस में, चाहे कोई भी केस बने, यहाँ पर जो फोर्स लगेगा दैट डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस,
ठीक है ना। अब बहुत ही सिंपल सी बात है, देखो भाई ऑब्वियस सी बात है कि सपोज करो मेरे पास दो चार्ज हैं, ये दोनों चार्जेस 1 कूलम्ब के हैं, तो आपस में फोर्स लगा रहे हैं मान लो F, अचानक ये 1 की जगह 1000 कूलम्ब के हो गए, तो क्या होगा, फोर्स बढ़ जाएगा। सिंपल सी एनालॉजी है, बट यहाँ पे वही एनालॉजी हम लोगों ने यूज करी है कि दो चार्जेस हैं, उनकी जो वैल्यू है, उनका जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, जितनी ज्यादा बड़ी वैल्यू उतना ज्यादा फोर्स, ठीक है। सेकेंडली यहाँ पर ये जो फोर्स है that is inversely proportional to 1/r square which is inverse square law, ठीक है, आप लोगों ने न्यूटन्स लॉ में भी पढ़ा था। these two charges are inversely with distance, ये फोर्स के क्या हैं, प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब देखो इसको मैं ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, बिकॉज इन द एंड आपको देखो याद ही करना है, तो जस्ट वी आर कंबाइनिंग दिस, इसको हम कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब ऑब्वियसली प्रोपोर्शनैलिटी हटानी पड़ेगी, और यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी हटा के हम जो कांस्टेंट लगाएंगे दैट इज स्मॉल k, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ कूलम्स लॉ। यहां पर जो k की वैल्यू है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। दिस इज एप्सिलॉन, EPSILON, एप्सिलॉन, ठीक है। इट इज अ ग्रीक सिंबल एप्सिलॉन, आप लोगों ने ऑब्वियसली पहले पढ़ा हुआ है। इट इज एप्सिलॉन नॉट, और ये होती क्या है, एप्सिलॉन नॉट इज एक्चुअली द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। अब द क्वेश्चन इज दिस, क्या परमिटिविटी क्या होता है ना। तो बेसिकली अभी हम इसी के ऊपर पूरा एक डिस्कशन करने वाले हैं कि परमिटिविटी क्या होता है। अभी के लिए एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी, जस्ट आफ्टर दिस इसको रब करके हम परमिटिविटी डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट यहाँ पर k की वैल्यू, ये वैल्यू आपको याद करनी है, ये कॉन्स्टेंट पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज होने वाला है। हमें जहाँ कहीं पे भी कॉन्स्टेंट लगाना होगा हम बेसिकली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही यूज करेंगे, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, ठीक है। क्या वैल्यू होती है, 9 × 10⁻⁹ इसकी वैल्यू है, ठीक है। अब अगर देखो यूनिट की बात करें तो कितने आराम से आप यहाँ पे यूनिट कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, देखो हमें k का अगर यूनिट निकालना है तो क्या होगा, इन सारी क्वांटिटीज को उधर ले जाएं, अगर सारी क्वांटिटीज को उधर ले जाएंगे, देखो k की वैल्यू क्या आएगी, k इज इक्वल्स टू FR स्क्वायर Q1 Q2, व्हाट इज द यूनिट ऑफ F, न्यूटन, R इज डिस्टेंस, इसका यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर, एंड अपॉन कूलम, एंड कूलम, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, सो कूलम फॉर दिस, तो कूलम की पावर -2, ठीक है। तो k के यूनिट क्या होंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ओके। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ k एंड दिस इज योर कूलम्स लॉ। आई थिंक आपको बिल्कुल अपना वही ग्रेविटेशन वाला लॉ याद आ रहा होगा, है ना, F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर, F इज इक्वल्स टू G की जगह यहाँ पे कॉन्स्टेंट है k, एंड चार्ज इज इक्वलेंट टू द मास, ओके। नोट डाउन दिस एंड वी विल मूव फर्दर। सो स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस अबाउट परमिटिविटी। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि कूलम्स लॉ इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट, ये थी हमारी एब्सोल्यूट परमिटिविटी। पर परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, हम जस्ट जनरल मीनिंग समझना चाह रहे हैं, या परमिटिविटी का क्या मतलब है। तो मैं आपको बताऊं, हमारे पास देखो अलग अलग तरह के इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स हैं, जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि हमारे पास कंडक्टर है, हमारे पास इंसुलेटर्स हैं, है ना। अब इन सब मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड मोशन करता है। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड अगेन आप लोगों के लिए एक नई टर्म आ गई है ना, तो मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है। जैसे हमारे पास सपोज करो एक चार्ज है, ठीक है। अब ये चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा, ठीक है। अब आप ये समझ सकते हैं, ये जो फोर्स वाली इमेजिनरी लाइंस है ना, यहाँ से यहाँ तक ये जो लाइंस जा रही हैं, ठीक है, यही इलेक्ट्रिकल फील्ड है। वैसे हमारे पास पूरा एक चैप्टर है इलेक्ट्रिकल फील्ड के ऊपर, पर परमिटिविटी समझने के लिए अभी एक जनरल सा आइडिया ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक प्लेनेट है, ये एक प्लेनेट है, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो जो फोर्स लगाएगा उसको आप इमेजिनरी लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हो ना, एक वो लाइन ही
फोर्स की लाइन है, ग्रेविटेशनल फोर्स की लाइन, यहाँ पर ये लाइन क्या है, इलेक्ट्रिकल फोर्स की लाइन, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड का मतलब अभी आप समझ लो इलेक्ट्रिकल फोर्स है ना। जब भी इलेक्ट्रिकल फोर्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक जाता है तो वो ट्रैवल करता है ना, बीच में हवा में ट्रैवल करेगा, है ना। सपोज करो आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि हम क्या करते हैं, छोटे पे हम लोग इधर पेज के ऊपर एक मैग्नेट रखते थे और पेज के नीचे एक सिक्का रखते थे और फिर मैग्नेट को मूव करते थे तो नीचे सिक्का भी मूव होता था, है ना। तो क्या होता होगा, जो मैग्नेट से जो फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स, वो सिक्के तक जाता है थ्रू पेपर। अगर गलती से आप क्या करें, इधर ऊपर इधर दीवार की एक तरफ सिक्का रखें, दीवार के दूसरी तरफ मैग्नेट रख दें, तो क्या वो सिक्का मूव होगा मैग्नेट के साथ? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स दीवार को क्रॉस नहीं कर सकता, है ना। बिल्कुल उसी तरह से हर इलेक्ट्रिकल फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, ये बीच वाले मीडियम को क्रॉस करता हुआ ही तक तो किसी बॉडी तक पहुंचता है ना। तो मीडियम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो मीडियम किस तरह से बिहेव करता है इन फोर्सेस के साथ, ये हमें बताती है एक्चुअल में परमिटिविटी। पर वो समझने से पहले हम ये देखते हैं कि हमारे सिलेबस में कितने तरह के मीडियम हो सकते हैं। तो मीडियम मतलब मटेरियल्स, है ना, और हमारे सिलेबस में है 3 मटेरियल्स। 3 मटेरियल कौन कौन से? एक तो है कंडक्टर, ठीक है, और दूसरा है इंसुलेटर, ठीक है। इंसुलेटर्स बेसिकली हमारे पास 2 टाइप्स के हैं, एक है डाइलेक्ट्रिक और दूसरा है नॉन डाइलेक्ट्रिक। ये 3 तरह के बेसिक मटेरियल्स हैं तो देखो 2 तरह के, पर इंसुलेटर्स की 2 टाइप है। यहाँ पे सेमीकंडक्टर का डिस्कशन हम बिल्कुल नहीं करेंगे, ना ही वो आपके कहीं पे किसी क्वेश्चन में यूज होगा। तो जस्ट देयर आर 2 टाइप ऑफ मटेरियल, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इंसुलेटर आर फर्दर ऑफ 2 टाइप्स, डाइलेक्ट्रिक एंड नॉन डाइलेक्ट्रिक। अब देखो यहाँ पर नॉन डाइलेक्ट्रिक्स में से इलेक्ट्रिकल फोर्स पास नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिकल फोर्स मतलब ये ई है, इलेक्ट्रिकल फील्ड। इलेक्ट्रिकल फील्ड को मैंने शॉर्ट में ई लिखा है। नॉन डाइलेक्ट्रिक में से इलेक्ट्रिकल फील्ड पास नहीं हो सकता, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक्स में से इलेक्ट्रिकल फील्ड पास होता है, ठीक है ना। करंट तो देखो दोनों में से पास नहीं होता, यहाँ करंट को बीच में मत ले आना, तुम इलेक्ट्रिकल फील्ड को करंट मत समझना, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फील्ड इमेजिनरी लाइन ऑफ फोर्सेस है। करंट क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन खुद चल के जाता है, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है। इलेक्ट्रिकल फील्ड डाइलेक्ट्रिक में से पास होता है, ठीक है। तीसरा आता है कंडक्टर। कंडक्टर में से इलेक्ट्रिकल फील्ड पास नहीं होता है, ठीक है ना। तुम सोचो कि सर कंडक्टर में से नहीं होता तो फिर किस में से होगा? कंडक्टर में से नहीं होगा। मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जब हम कंडक्टर को चार्ज करते हैं तो सारा चार्ज उसके कहाँ फैल जाता है? सरफेस पे। चार्ज एक्चुअल में कंडक्टर के अंदर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? इसके लिए हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना। तब मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। इसका एक्चुअल में क्वेश्चंस भी आते हैं इसके बोर्ड में कि कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड क्यों नहीं मोशन कर सकता। अभी के लिए आप ये ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रिकल फील्ड कंडक्टर्स के अंदर नहीं जाता है, वो उसको परपेंडिकुलरली क्या करता है? क्रॉस कर लेता है, ठीक है। बट डाइलेक्ट्रिक, दीज आर द ओनली मटीरियल्स इन विच इलेक्ट्रिकल फील्ड कैन प्रोपेगेट, ठीक है ना। ये अकेली वो चीज़ है जिसमें क्या है? इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोपेगेट कर सकता है। तो होल सोल आपको बस क्या याद रखना है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड ना डाइलेक्ट्रिक में से ही निकलता है, ठीक है। अब द क्वेश्चन इज कि आपको तो ये भी नहीं पता होगा डाइलेक्ट्रिक क्या होता है ना। तो सबसे पहले यही देखते हैं कि डाइलेक्ट्रिक क्या है। डाई मतलब डाइपोल, ठीक है ना। ये डाई यहाँ पे आया है, डाइपोल। डाइपोल मतलब 2 पोल्स, और यहाँ पे तो भाई 2 पोल्स क्या होंगे? एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, ठीक है। इलेक्ट्रिक मतलब यहाँ पे जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिकल डाइपोल है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल डाइपोल होते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल्स भी होते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल बेसिकली वही आपकी बार मैग्नेट, जिसमें एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, वो मैग्नेटिक डाइपोल है। यहाँ पे हमारे पास ये क्या है? इलेक्ट्रिकल डाइपोल है, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं? डाइलेक्ट्रिक्स आर द मटीरियल्स विच हैव डाइपोल। डाइलेक्ट्रिक्स जिनमें क्या होता है? इस तरह से डाइपोल्स होते हैं, ठीक है। यानी कि पोलर मॉलिक्यूल्स। बेसिकली अगर मैं आपको बहुत अच्छे से कहूं तो ये कैसे मॉलिक्यूल्स है? पोलर मॉलिक्यूल्स है जिनका एक एंड पॉजिटिव है और दूसरा एंड क्या है? नेगेटिव। आप लोगों ने केमिस्ट्री में बहुत सारे पोलर मॉलिक्यूल्स पढ़े हैं, है ना। तो ये सारे के सारे डाइलेक्ट्रिक्स हैं। कैरेक्टर वाइज ये सब इंसुलेटर है, इनमें से करंट पास नहीं हो सकता, लेकिन इलेक्ट्रिकल फील्ड पास हो सकता है। और होने पे क्या होता है वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो फटाफट अभी देखते हैं ये परमिटिविटी क्या होती है। परमिटिविटी का मतलब है कि जब भी किसी मटीरियल में से
इलेक्ट्रिकल फील्ड पास होता है, ठीक है ना, तो मटेरियल उस इलेक्ट्रिकल फील्ड को अपोज करता है यानी उस इलेक्ट्रिकल फील्ड को रोकता है, ठीक है। क्यों रोकता है वो डाइलेक्ट्रिक का बिहेवियर भी मैं समझाता हूं तो तुम लोगों को समझ में आएगा। एंड लेट अस मूव टू डाइलेक्ट्रिक फटाफट। तब तक आप इस चीज को नोट करिए कि इंसुलेटर के दो टाइप्स होते हैं। ओके, सो लेट अस डिस्कस अबाउट डाइलेक्ट्रिक्स। मैंने अभी आपको क्या बताया, डाइलेक्ट्रिक्स वो इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैं जिनके अंदर होते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये हमारे देखो डाइलेक्ट्रिक है जिसके अंदर है खूब सारे पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस डाइलेक्ट्रिक को मैं रख देता हूँ इलेक्ट्रिकल फील्ड में। इलेक्ट्रिकल फील्ड में मतलब सपोज करते हैं कि इधर है कोई पॉजिटिव चार्ज और इधर है कोई नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और ये रख दिया बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक। ऐसे मान लेते हैं इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ना मैं देखो एक इलेक्ट्रिकल फील्ड बना लेता हूँ। ऑल्दो देखो तुमने इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं पढ़ा पर तुम्हें यहाँ पे फील आ जाएगी। देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड हम ऐसा बना लेते हैं, ये डायरेक्शन ले लेते हैं, पॉजिटिव से शुरू हो रहा है और इधर नेगेटिव की तरफ जा रहा है, ठीक है। स्टैंडर्ड डायरेक्शन भी ऐसे ली जाती है, तो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन है। अब होगा क्या भाई, देखो ये जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं इनमें भी तो एक एंड पॉजिटिव और एक एंड नेगेटिव है, तो होगा ये कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स है ना ये मॉलिक्यूल घूमेंगे, रोटेट करेंगे और इस तरह से रोटेट करेंगे कि इनका जो नेगेटिव एंड है वो इधर आ जाएगा और पॉजिटिव एंड इधर आ जाएगा, इस तरह से, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे ही ये मॉलिक्यूल्स घूम जाएं, इट टोटली डिपेंड्स कि यहाँ पे स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है ना। जितनी ज़्यादा ये हमने जो इलेक्ट्रिकल फील्ड ये चार्ज यहाँ पर रखे हैं इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स इधर घूम जाएंगे, कम होगी तो कम घूम जाएंगे, बट ये मॉलिक्यूल्स इस तरह से टर्न होके इस अलाइनमेंट में आ जाएंगे, ठीक है। अब अगर तुम यहाँ पर ध्यान से देखो, इस डाइलेक्ट्रिक का अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्रॉ करना हो तो कैसा होगा। हमने पॉजिटिव से शुरू किया, नेगेटिव पे खत्म किया, इधर पॉजिटिव किधर है, इस तरफ नेगेटिव इधर है, तो ऐसा आएगा कुछ, पॉजिटिव से शुरू नेगेटिव पे खत्म, है ना। अब अगर ध्यान से देखो तो जो हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड था उस इलेक्ट्रिकल फील्ड का ये अपोजिट है ना। हमारा फोर्स किधर लग रहा था, इस तरफ। डाइलेक्ट्रिक अब किधर फोर्स लगा रहा है, उसके अपोजिट, तो हमारा फोर्स तो डिक्रीज होगा, यानी इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब पहले तो इलेक्ट्रिकल फील्ड यानी इलेक्ट्रिकल फोर्स किसी मटेरियल में से निकलता नहीं था। देखो अब इसकी समरी अगर हम क्रिएट करें तो क्या होगा, तीन तरह के मटेरियल, नॉन डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टर। कंडक्टर और नॉन डाइलेक्ट्रिक तो हटा दो, उनमें से इलेक्ट्रिकल फील्ड जाता ही नहीं, वो तो सीधे जीरो कर देंगे हमारे इलेक्ट्रिकल फील्ड को। अब बात करें डाइलेक्ट्रिक्स की, तो डाइलेक्ट्रिक में भी जब इलेक्ट्रिकल फील्ड जाएगा तो डाइलेक्ट्रिक भी उस इलेक्ट्रिकल फील्ड को कम करेंगे, जीरो नहीं करेंगे पर कम करेंगे। इसका मतलब तुम क्या निकाल सकते हो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड की जो वैल्यू है वो हवा यानी वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है ना। वैक्यूम के बाद अब कोई भी मीडियम आ जाए तो इलेक्ट्रिकल फील्ड कम ही होने वाला है, वो बढ़ेगा नहीं, ठीक है। और डाइलेक्ट्रिक क्यों कम करते हैं, इसका रीजन अब तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। इसीलिए जब मैंने यहाँ पे परमिटिविटी की डेफिनेशन लिखी है तो मैंने क्या लिखा है कि कोई भी मैटर हो वो रेजिस्ट करता है इलेक्ट्रिकल फील्ड को, ठीक है ना, कोई भी बढ़ाता नहीं है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जब तुम पढ़ोगे ना तो तुम्हें पढ़ाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज भी हो जाता है कुछ मटेरियल्स में जाके, ठीक है। बट इलेक्ट्रिकल फील्ड हवा में ही मैक्सिमम होता है, हवा के अलावा अगर कोई भी मीडियम होगा तो इलेक्ट्रिकल फील्ड डिक्रीज ही होगा, और जितना डिक्रीज होगा, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। मतलब परमिटिविटी एक ऐसा नंबर है जिसे पढ़ के आपको ये फील आना चाहिए कि ये मटेरियल कितना इलेक्ट्रिकल फील्ड को डिक्रीज कर रहा है। इसके नाम से मत कंफ्यूज हो जाना कि सर परमिटिविटी तो मतलब हो गया परमिशन देना, तो ये उल्टा नहीं बोल रहे आप, नहीं उल्टा नहीं बोल रहे हैं, ये रेजिस्टेंस ही होता है, ठीक है। और इस रेजिस्टेंस की वजह से एक्चुअल में देखो इस मटेरियल के अंदर एक एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है। अब तुम यहां पे देख रहे हो जो डाइपोल्स एक तरह से ये अलाइंड हो गए ना, ये एक तरह से इनके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई, ये कैपेसिटर की तरह बिहेव करेंगे। बट देखो मैं अभी तुम बिल्कुल भी उतना डीप में नहीं ले जाऊंगा, ये सब हम पढ़ेंगे बट इन द 4th सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर कैपेसिटेंस। बट अभी के लिए तुम्हें एक आइडिया मिल गया होगा कि इलेक्ट्रिकल फोर्स जब भी किसी मटीरियल में जाता है वो डिक्रीज होता है, और इसी रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, परमिटिविटी बोलते हैं। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर मटीरियल की परमिटिविटी अलग अलग होगी, है ना, क्योंकि देखो हर मटीरियल में अलग अलग तरह से डाइपोल घूमेंगे, ठीक है ना। हर इंसुलेटर जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक के अंदर जो डाइपोल्स है वो अलग तरीके से घूमेंगे, वाटर के अंदर जो डाइपोल्स है वो अलग तरीके से घूमेंगे। हो सकता है एक पे थोड़ा फोर्स लगाने पे कम पोलराइजेशन हो और एक पे थोड़ा फोर्स लगाने पे पोलराइजेशन कुछ ज्यादा ही हो जाए, है ना। जिसमें पोलराइजेशन ज्यादा हो गई वो क्या करेगा, वो हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड और भी ज्यादा कम कर देगा, है ना। तो बेसिकली हर मटेरियल की अपनी अपनी परमिटिविटी होती है, और हर मटेरियल की परमिटिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल एप्सिलॉन से, ठीक है। एप्सिलॉन इन जनरल इज द परमिटिविटी,
ठीक है। और कई बार एप्सिलॉन m लिख देते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है, जनरली एप्सिलॉन ही लिखूंगा मैं, तो एप्सिलॉन ही यूज़ करेंगे, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ये होती है एयर और वैक्यूम के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बस। अब आई होप ये परमिटिविटी तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब इसका यूज़ देखते हैं क्या है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस सेक्शन इज रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है ना। अब रिलेटिव वर्ड का मतलब तुम्हें पता ही है। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, कंपेयर करना, ठीक है। हमने 11th क्लास में रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ी थी। तो रिलेटिव वेलोसिटी में क्या करते थे, एक वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेलोसिटी कंपेयर करते थे। तो बिल्कुल यहाँ पे भी हम वही करने वाले हैं, रिलेटिव कुछ करेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे परमिटिविटी का कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो अब देखो हमने दो फॉर्मूले पढ़े हैं। पहला तो अगर मैं दो चार्जेस के बीच में एयर में फोर्स निकालूं तो एयर में फोर्स क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। Q1 Q2 चार्ज और R उनके बीच में क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब अगर यही फोर्स मैं मीडियम में निकालूं, ना मैंने चार्ज चेंज किए ना उनके बीच का डिस्टेंस चेंज किया, तो भी फोर्स चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि मीडियम में परमिटिविटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इन दोनों को ना डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो डिवाइड करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर, F ऑफ एयर अपॉन F ऑफ मीडियम is equals to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू, डिवाइड करेंगे इसको, ये ऊपर चला जाएगा। तो दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय Q1 Q2 इंटू आर स्क्वायर, कैंसल आउट, ठीक है। आई एम सॉरी, यहाँ पे हम लोगों ने एप्सिलॉन लिखना था, ठीक है। सो कैंसिल आउट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, दैट फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। इसी रेशो को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, सॉरी परमिटिविटी नहीं, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। सो यहाँ पर परमिटिविटी relative is represented by epsilon r, ठीक है ना। epsilon r is the relative permittivity epsilon over epsilon naught and it is equals to F in air upon F in medium, ठीक है। so this is your formula and ये formula यहाँ पे खत्म नहीं होता। relative permittivity का हमारे पास एक और नाम है and that is dielectric constant, K, dielectric constant, okay. And this dielectric constant is more frequently used word rather than relative permittivity, okay. relative permittivity से ज़्यादा word dielectric constant use होता है, ठीक है ना। और देखो इनको याद रखने का मेरा सिंपल तरीका क्या है, मेरा सिंपल तरीका ये है कि मुझे ये पता है कि जब भी हम किसी मीडियम में जाएंगे, ठीक है, तो फोर्स हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। यानी कि whenever we are in a medium द फोर्स ऑलवेज डिक्रीजेस, तो जितना भी फोर्स हवा में था, ठीक है, उससे कुछ कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, K टाइम्स। सो दिस इज माई सिंपल वे टू लर्न दिस। अदरवाइज कई बार क्या है, कंफ्यूजन हो जाती है कि अच्छा ये एप्सिलॉन ऊपर लेना था या एप्सिलॉन नॉट ऊपर लेना था, एयर ऊपर लेना था या मीडियम ऊपर लेना था, ठीक है ना। एंड यहाँ से आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि अच्छा देखो एयर में तो मैक्सिमम फोर्स था, हम जब भी किसी मीडियम में जाएंगे तो फोर्स डिक्रीज होगा, कितना डिक्रीज होगा, K टाइम्स डिक्रीज होगा, ठीक है। सिंपल एज दैट आप यहाँ पर याद रख सकते हैं, ओके। सो दीज आर द फॉर्मूला एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर द 1 मार्क क्वेश्चन, ठीक है। 1 मार्क क्वेश्चन एंड अदर क्वेश्चंस में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा। तो ये हमारा रिलेटिव परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट था। आई थिंक आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा, इसको नोट करो। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। लेट अस सपोज दैट कि मुझे अपना जो कूलम्स लॉ का रिजल्ट है उसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ऑल्दो कूलम्स लॉ डजंट गिव अस द रिजल्ट इन वेक्टर फॉर्म, ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है। जब भी आप दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकालेंगे, आप कभी भी उनका साइन नहीं लेंगे, आप सिर्फ वैल्यू निकालेंगे। बट वी नो हाउ टू चेंज वैल्यूज़ इनटू वेक्टर, हम लोग कर सकते हैं वेक्टर्स में चेंज। तो मैंने यहाँ पे एक सिचुएशन ली है और इस सिचुएशन में मैंने ये माना है कि मेरे दोनों ही चार्जेस क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है।
ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, यानी कि ये कौन सा केस है, ये केस है रिपल्शन का। ये रिपल्शन का केस है और रिपल्शन के केस में क्या है, यहाँ पे एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज क्या है, Q2 है। ठीक है, अब ये Q1 और Q2 ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, अब रिपेल करेंगे तो वो रिपल्शन का जो फोर्स है वो दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे दो वेक्टर यूज करे हैं, F21 एंड F12। ठीक है, अब F21 एंड F12 है क्या, F21 का मतलब है कि दो के ऊपर जो फोर्स लग रहा है ड्यू टू 1, ठीक है ना, एंड F12 क्या है, F12 का मतलब है 1 के ऊपर जो फोर्स लग रहा है ड्यू टू दैट सेकंड चार्ज। ओके, सो यहाँ पे देखिए R12 एंड R21 ये दो पोजीशन वेक्टर्स हैं, एंड पोजीशन वेक्टर्स यहाँ पे क्यों बनाए गए हैं, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, बिकॉज देखो दोनों फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं। ठीक है, सेकंड के ऊपर जो फोर्स लग रहा है ड्यू टू 1 वो अलग डायरेक्शन में है, और फर्स्ट के ऊपर जो फोर्स लग रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ सेकंड वो अलग डायरेक्शन में है। तो ये जो R12 है ये डायरेक्शन दिखा रही है, अगर कोई बॉडी 1 से 2 की तरफ जा रही है तो वो रिप्रेजेंट करेगा R12। ठीक है ना, और R21 क्या रिप्रेजेंट करेगा, अगर कोई बॉडी 2 से 1 की तरफ जा रही है, यानी इससे इस तरफ जा रही है, कोई मोशन इस तरफ हो रहा है। ठीक है, कोई वेक्टर इस तरफ मोशन कर रहा है तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, R21 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, तो ये सारी एनालॉजी है वर्ड्स की, ऑल्दो ये आप लोगों को आती है, आपने रिलेटिव वेलोसिटी में अच्छे से ये एनालॉजी पढ़ी है। ठीक है, बट स्टिल मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यू कैन पॉज द वीडियो एंड हैव अ लुक एट इट, कि आप इसको देख सकते हैं एक बार कि F12 एंड R12 का क्या मीनिंग है। ठीक है, सो लेट अस राइट अवर फॉर्मूला इन द वेक्टर फॉर्म। और देखो एक वेक्टर कैसे बनता है, हम सबको पता है, हमने 11th क्लास में पढ़ा है, कोई भी वेक्टर बनता है दो चीज़ों से, वन इज द मैग्नीट्यूड एंड अदर इज डायरेक्शन। ठीक है, वेक्टर बनाने के लिए दो चीज़ों की जरूरत होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड तो हमारे पास कूलम्स लॉ से आ जाता है, उसकी हमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, डायरेक्शन यहाँ पे हमें अपने कॉमन सेंस से रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ डायरेक्शन, एंड ये रिपल्शन भी मूव कर देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखते हैं F फोर्स इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब लेट अस सपोज दैट कि मुझे भाई इसको वेक्टर में चेंज करना है, तो वेक्टर में चेंज करने के लिए अब आप इन दोनों में से कोई एक फोर्स लिखेंगे, क्योंकि देखो ये दोनों वेक्टर सेम तो है नहीं, या एक फोर्स इधर जा रहा है और एक फोर्स इधर जा रहा है, तो आई एम चूजिंग दिस फोर्स F21। ठीक है, मान लेते हैं मुझे ये फोर्स रिप्रेजेंट करना है, जो फोर्स लग रहा है किसके ऊपर, सेकंड के ऊपर लग रहा है ड्यू टू 1। ठीक है, सेकंड के ऊपर फोर्स लग रहा है, किसकी वजह से लग रहा है, फर्स्ट वाले की तरफ वजह से लग रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जब सेकंड के ऊपर फोर्स लगाएगा, यानी कि फर्स्ट वाला जब सेकंड के ऊपर फोर्स लगाएगा, तो देखो सेकंड किधर जाएगा, अब देखो यहाँ पे ये सेकंड है, ठीक है, वो फर्स्ट है, वो इसको रिपेल करेगा तो सेकंड इधर भागेगा। ठीक है ना, तो किस डायरेक्शन में भाग रहा है सेकंड, इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर है इस डायरेक्शन में, ये R12, यानी कि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा, ठीक है ना, जो R का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, R12 होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम जो डायरेक्शन के लिए वेक्टर लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, 1 2। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखना, ये हम लोगों ने यूनिट वेक्टर यूज किया है, यानी ये डायरेक्शन है। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं याद यूनिट वेक्टर क्या होता है, देखिए अगर यहाँ पे मैं एक कैप ना लगाता, ठीक है ना, कैप की जगह अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता वेक्टर 1 2, तो फिर मुझे क्या करना पड़ता, कैप निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे R कैप इज इक्वल्स टू 1 2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, तो वेक्टर इज इक्वल्स टू डायरेक्शन इनटू मैग्नीट्यूड, तो डायरेक्शन क्या होगी, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्शन यूज करी और आपको भी वही यूज करनी है। तो देखो अब ये वेक्टर कंप्लीट है, वेक्टर ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गई डायरेक्शन। ठीक है ना, तो ये हो गया कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, सेकेंडली अगर मुझे मान लो 2 1 की जगह यहाँ पे 1 2 के लिए लिखना है, तो आप 1 2 के लिए भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर, और इस बार वेक्टर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा R21 कैप। ठीक है, ऑब्वियसली ये जब 2 वाला 1 पे फोर्स लगाएगा तो 1 किधर जाएगा, इस तरफ, तो इसके लिए ये वाला वेक्टर लेना पड़ेगा 2 1। ठीक है, अब R12 और R21 अगर दोनों की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो जो R वेक्टर है ना 1 2,
और r वेक्टर है 2 1, इन दोनों में क्या रिलेशन है? देखो 1 2 तो किधर जा रहा है? इस तरफ, और 2 1 किस तरफ जा रहा है? इस तरफ, ठीक है ना। दोनों अगर वैल्यू देखी जाए तो दोनों की वैल्यू तो सेम ही है r, है ना, बस डायरेक्शन का अंतर है। तो आप ये बोल सकते हैं कि r12 वेक्टर है ना वो माइनस ऑफ r21 वेक्टर के बराबर है, ठीक है ना। और अगर यहाँ मैग्नीट्यूड की बात करें तो r12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू r21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इजीली हमने यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया, ना यहाँ पे 1 2 लिखा, ना यहाँ पे 2 1 लिखा, ठीक है। इसको r ही रहने दिया क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का हम कॉमन मान लेते हैं r, विच इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने इसको r रहने दिया। अब देखो यहाँ पे हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चेंज कर सकते हैं। चेंज क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हम इस 2 1 को 1 2 लिखेंगे, ठीक है, और वहाँ से ना हम क्या करेंगे, न्यूटन का ना थर्ड लॉ प्रूफ करेंगे। बट बिफोर दैट, क्योंकि स्पेस फिनिश हो गई है, ये है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इतना नोट करो, ठीक है। और उसके बाद हम इसी लॉ को यूज करते हुए न्यूटन का थर्ड लॉ डिराइव करेंगे, ओके। सो अगेन आई हैव रिटन दोज टू वैल्यूज f21 एंड f12। 21 के साथ है 1 2 पोजीशन वेक्टर और 1 2 के साथ है 2 1 यूनिट पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर एक काम करते हैं, मुझे पता है कि r21 जो है वो किसके बराबर है? माइनस ऑफ r12, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा सेकंड वाली इक्वेशन है ना, इसमें 2 1 को माइनस r12 लिख दूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा f12 वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर r12 कैप, और आगे क्या लगा दिया? माइनस लगा दिया, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे ये वाली जो पूरी टर्म है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, r12 एग्जैक्टली मैच हो रही है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, एंड फ्रॉम 1 and 2 हम लोग क्या बोल सकते हैं? f12 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ f21 वेक्टर, ठीक है, विच इज द इक्वलेंसी फॉर द न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ भी ये कहता है एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट। तो ये क्या है? एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। तो जो कूलम्स लॉ है वो क्या है? न्यूटन के थर्ड लॉ को क्या करता है? सपोर्ट करता है। ये फ्रॉम हियर यू कैन से दैट कि न्यूटन्स थर्ड लॉ इज फॉलोड बाय कूलम्स लॉ पेयर, ठीक है ना। ये जो चार्जेस के पेयर हैं, ये कूलम्स पेयर हैं, जो ये क्या करते हैं? ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये आप प्रूव कर सकते हैं, 1 मार्क 2 मार्क में आ सकता है, ठीक है। एंड दिस इज द एनालॉजी ऑफ दिस, तो नोट करो इसको। सो लास्ट पार्ट ऑफ दिस सेक्शन इज द लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। एंड वैसे कूलम्स लॉ की बहुत सारी लिमिटेशंस हो सकती हैं, बट हम सिर्फ इसकी मेन लिमिटेशन पढ़ेंगे, और मेन 2 ही लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट लिमिटेशन इज दिस कि ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। सो इट इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस, okay. And the second limitation is it is only for stationary charges, only for stationary charges, okay. As we know it is electrostatics, तो stationary charges पर ही ये फोर्स लगेंगे। एक्चुअल में कूलम्स लॉ जब चार्जेस देखो ये मूव कर रहे हैं, ठीक है, जब चार्जेस मूव करेंगे तो उनके बीच में डिस्टेंस है वो आर्बिट्रली चेंज करेगा, वो कांस्टेंट तो रहेगा नहीं, तो फिर चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कैसे लोगे, है ना। तो वहाँ पर कूलम्स लॉ लगाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि वहाँ पर कूलम्स लॉ काम नहीं करेगा, बट जब लगातार डिस्टेंस चेंज कर रहा है तो फिर फोर्स भी लगातार चेंज करेगा, है ना। एंड अगर पॉइंट चार्जेस वहाँ पर नहीं है तो चार्जेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है बॉडी के शेप की वजह से वो काफ़ी अलग हो जाएगा, है ना। इन दैट केस कूलम्स लॉ से फोर्स कैलकुलेट करना ऑलमोस्ट पॉसिबल ही हो जाएगा, है ना। तो हम लोग सिर्फ कूलम्स लॉ वहीं लगाते हैं जहां पर चार्ज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी बॉडीज पर कूलम्स लॉ लगाना प्रेफर नहीं किया जाता, ठीक है। सेकेंडली हम लोग स्टेशनरी चार्जेस के ऊपर कूलम्स लॉ लगाएंगे, ठीक है। तो ये 2 इसकी मेन लिमिटेशन थी। तो ये सारा कूलम्स लॉ का टॉपिक खत्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स जितने भी बनते हैं टाइप वाइज, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस दोस, ओके।